राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रिया ऑफिस से आई तो देखा कि उसके ससुर बबलू जी हॉल में बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए ससुर जी से पूछा, आज आपका दिन कैसा रहा पापा जी। जवाब में ससुर जी बोले, अच्छा रहा। और तुम्हारा दिन कैसा रहा। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर ठीक ही था, पापा जी धीरे से बोले। प्रिया की बात सुनकर बबलू जी के पास ही बैठे विशाल को प्रिया के कुछ परेशान होने का अंदेशा हुआ, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना। आज ऑफिस में तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही। ठीक ही रही होगी, विशाल कहती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई। तो विशाल ने पापा से कहा, लगता है प्रिया की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई है। 3 दिनों से रात रात भर जाग कर तैयारी की थी उसने। शायद इस वजह से कुछ परेशान है। मैं ज़रा देख कर आता हूँ। प्रिया के पीछे कमरे में जाते हुए विशाल को बबलू जी ने चश्मे के ऊपर से झांक कर देखा और फिर चुपचाप लैपटॉप पर अपने काम में लग गए। 5 मिनट में ही कमरे से बाहर आकर विशाल ने किचन की तरफ बढ़ते हुए अपने पिताजी से पूछा, पापा चाय लेंगे। प्रिया के लिए बनाने जा रहा हूँ। तू क्यों बनाने जा रहा है, नैना नहीं आई है क्या। नाम तो बबलू जी ने नैना का लिया, पर मन से कहना चाह रहे थे कि चाय प्रिया खुद क्यों नहीं बना रही, तू क्यों बना दे रहा है। तब विशाल बोला, नैना तो 8 बजे आएगी पापा, और वैसे भी किसी का दुख और टेंशन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने हाथ से 1 कप चाय बनाकर पिला दो। फिर देखो उसे चाय के कप में गोली तुम्हारे प्यार के जादू के सामने वाले का दुख और टेंशन कैसे छू मंतर हो जाते हैं। तभी बबलू जी की पत्नी सुलेखा की हिदायत याद आ गई। बच्चों की गृहस्थी में 4 दिनों के लिए जा रहे हैं तो दखल अंदाजी मत करिएगा। उनकी गृहस्थी है, जैसे चला रहे हैं चलने दीजिएगा, वह नए ज़माने के बच्चे हैं। बबलू जी की सोचने लगे, आँख और मुंह तो बंद कर सकता हूँ, पर इन कानों का क्या करूँ जो सब कुछ सुन लेते हैं और फिर मुंह को कहने लगते हैं कि बोलो कुछ। बबलू जी ने जब से रुमाल निकालकर मुंह को रगड़कर पोंछा। पापा चाय। विशाल को 3 कप चाय सेंटर टेबल पर रखते हुए देखकर भरसक अपने स्वर का व्यंग्य छिपाते हुए बबलू जी बोले, प्रिया को अंदर ही दे आओ बेटा, नहीं तो यहाँ आएगी तो सर का दर्द बढ़ जाएगा। उनकी बात सुनकर विशाल बोला, अरे नहीं पापा, वहाँ अकेली पिएगी तो अपनी टेंशन से बाहर कैसे निकलेगी, बस हाथ मुंह धोकर आती ही होगी। सॉरी पापा जी, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाने की वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी। कहते हुए प्रिया जब सोफे पर आकर बैठ गई तो बबलू जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ऑफिस से आने पर जो टेंशन उसके चेहरे पर नजर आ रही थी अब वह बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। चाय का घूंट भरते भरते बबलू जी तिरछी नज़र से प्रिया को देख कर सोचने लगे कि सुलेखा के सिर में दर्द होता है तो वह इतनी जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती है। घंटे सर में दुपट्टा बांधकर मुंह लटकाए घूमती रहती है और बर्तन पटक पटक कर ऐसे काम करती है मानो सर का दर्द उन बर्तनों की आवाज़ से ही ठीक होना बताया हो डॉक्टर ने। प्रिया, अप्स एंड डाउन तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस बार की प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, उसमें हुई कमियों को हुई अपनी ताकत बनाओ और उनसे सीख लो, लेकर आगे की तैयारी शुरू कर दो। प्रिया को समझाते हुए विशाल ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो विशाल, तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं भी यही सोच रही थी। कहकर प्रिया चाय का कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। बबलू जी फिर से लैपटॉप पर अपने काम में लग गए, पर प्रिया और विशाल के बीच हुई यह बातें उनके दिमाग में घुसने लगी। सुलेखा के मुंह से तो आज तक मैंने अपने लिए तारीफ का ऐसा एक शब्द भी नहीं सुना। कितना अच्छा लगा होगा
विशाल को यह सुनकर कि तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी उनके मन से एक आवाज़ आई, तुमने सुलेखा को प्रेरित करने वाली कोई बात की है? कभी उसे किसी बात से परेशान देखकर इस तरह दिलासा दिया है? कभी तुमने? तुम्हारे मुंह से तो हमेशा यह क्या हर छोटी बड़ी समस्या को पहाड़ बनाकर मुंह सुजाकर बैठ जाती हो। जैसे जहर भरे शब्द ही सुने हैं उस बेचारी ने। बबलू जी की अंतरात्मा ने उनके मन की बातचीत सुनकर अंदर से ही उन्हें लताड़ा। अंतरात्मा की बात सही भले ही रही हो, पर बबलू जी को पसंद नहीं आई, इसीलिए काम से उनका मन ही उचट गया और लैपटॉप बंद करके वे कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करने के मकसद से लेट गए। कल शाम को ही बबलू जी बनारस से पुणे अपने ऑफिस के काम से आए हैं, क्योंकि बेटे बहू पुणे में ही हैं, इसीलिए उन्होंने होटल के बजाय उनके साथ ही रहना उचित समझा। बेटे बहू के साथ रहने और मिलने जुलने का मौका प्राइवेट जॉब होने के कारण ना वे निकाल पाते हैं और ना ही विशाल और प्रिया को ही एक साथ इतनी छुट्टी मिल पाती है कि वह बनारस आकर कुछ दिन उन सबके साथ रह पाए। कल शाम को जब बबलू जी आए हैं तब से ही विशाल और प्रिया का रूटीन देखकर परेशान हो रहे हैं। विशाल के व्यवहार में पति वाली कोई टास्क नज़र नहीं आ रही है। प्रिया का खाना परोस रही है तो वह पानी का गिलास भर रहा है। प्रिया जूठे बर्तन हटा रही है तो महोदय कपड़ा लेकर डाइनिंग टेबल ही साफ करने लग गए। अपना बेटा है तो भला किस मुंह से कहें, नहीं तो ऐसे ही लड़कों को अम्मा और दादी जोरू का गुलाम कहा करती थी। और आज के ज़माने में ऐसे ही लड़के फेसबुक पर स्टेटस डाला करते हैं, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। बबलू जी कमरे में आकर लेट गए, पर मन थोड़ा खिन्न था। पता नहीं क्यों बेटे बहू का शांत निश्चित चाल, भोला भाला सैया, दान पत्र जीवन कुछ परेशान सा कर रहा था। उन्हें बहू प्रिया की जगह पत्नी सुलेखा को और विशाल की जगह खुद को रखकर देखने लग रहे थे। बार बार घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए शादी के 5 साल भी प्रिया और विशाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साल भर पहले ही शादी हुई हो, जबकि 5 साल के वैवाहिक जीवन में उनके और सुलेखा के बीच कितनी नीरस सत्ता आ गई थी। कमर में पल्लू खोसे, हर समय पसीने से तरबदर सुलेखा काम के बोझ से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। रात को नैना ने आकर जब प्रिया से पूछा कि डिनर में क्या बनाना है, तो प्रिया ने विशाल से पनीर के बारे में पूछा। विशाल, तुम पनीर लाए हो ना? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि आज डिनर में शाही पनीर बनाना है। पापा जी यह सब सुन रहे थे। ओ माय गॉड, मैंने मैसेज पढ़ा तो था, लेकिन आते समय लेना ही भूल गया। आई एम सॉरी। प्रिया, अब क्या करोगी, क्या बनवाओगी? विशाल का जवाब सुनकर पापा जी के कान खड़े हो गए हैं प्रिया के कड़वे शब्द सुनने के लिए कि तुमसे तो कोई काम कहकर पछताने लगती हूँ, एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है तुमसे। इससे अच्छा तो है मैं ही लिखती हुई आती। अब क्या बनेगा? इस समय दिमाग खराब कर देते हो, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं विशाल, मैं दूध फाड़ देती हूँ। शाही पनीर ना सही, शाही पनीर भुर्जी बन ही जाएगी, साथ में आलू दम और रायता बनवा लेती हूँ। प्रिया नैना को बताने लगी कि खाने में क्या बनाना है। इन दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा आता ही नहीं है। यह मेरे रहने से माहौल अच्छा बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय प्रिया की जगह सुलेखा होती तो अब तक तो किचन में 2-4 बर्तन पटके जा चुके होते। बबलू जी सोचने लगे, अच्छा और विशाल की जगह तुम होते तो क्या करते? इतनी सच्चाई के साथ अपनी गलती मान लेते और सॉरी भी बोल देते। तुम तो सीधा सुलेखा के ही मत्थे दोष मार देते कि इतना काम रहता है ऑफिस में, उसी में तुम सामानों की लिस्ट भेजती रहती हो, खुद जाकर नहीं ला सकती थी। बदले में सुलेखा भड़कती तो क्या गलत करती? विशाल और प्रिया की महकती गृहस्थी देखकर आज बबलू जी की अंतरात्मा भी उन्हें
जैसे आईना दिखाने का ठान चुकी थी कि अगर तुम पुरुष हाल में ना होते तो शायद तुम्हारी गृहस्थी भी ऐसी ही महकी रही होती। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे। डिनर काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आलू दम तो लाजवाब था, बबलू जी को बहुत ही पसंद आया। दूसरी बार लेने के लिए जब उन्होंने डोंगे की तरफ हाथ बढ़ाया तो जी में आया कि तारीफ भी कर दें, पर फिर सोचा कि काम वाली के हाथ बने खाने की क्या तारीफ करना। प्रिया ने बनाया होता तो कोई और भी बात होती। पापा, आलू दम पसंद आया ना? प्रिया ने आज यह सब्जी खुद बनाई है, स्पेशली आपके लिए, विशाल ने पापा से कहा। तो पापा जी, अच्छा बहू, तुमने बनाई है सब्जी? मैंने तो सोचा नैना ने बनाई होगी, इसीलिए कुछ कह नहीं रहा था। सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है, तभी तो मैंने दोबारा भी ले ली। थैंक्स पापा जी, आपको पसंद आई, यह बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है। प्रिया तो इतना कहकर चुप हो गई, पर विशाल आगे भी बोलता रहा। पता है पापा, प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाने लगी है। आलू दम तो बिल्कुल मम्मी के हाथ जैसा बनाया है इसने। पापा जी, आपके स्वाद बिल्कुल एक जैसा नहीं लगा मम्मी और मेरे बनाए आलू दम का? मैंने तो जो भी सीखा है मम्मी जी से ही पूछ पूछ कर सीखा है। प्रिया की बात सुनकर बबलू जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। सुलेखा का बनाया खाना 30 साल से खा रहे हैं, पर उसके हाथ की स्वाद की खासियत पर तो कभी गौर ही नहीं किया। उसके बने खाने को उसका कर्तव्य और अपना हक समझकर ही खाते चले आए हैं। अभी तक उसमें तारीफ करने जैसी किसी औपचारिकता की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, समझी उन्होंने। और अगर कभी किसी मेहमान ने तारीफ की तो उसमें कोई नुस्खा निकाल कर सुलेखा के मुंह को सिल देते थे। पत्नी के बने खाने की तारीफ करने पर उसका चेहरा कितना खिल जाता है, यह बबलू जी ने आज देखा और सोचने लगे कि क्या वे भी ऐसा कर सकते थे। खाना खाकर बबलू जी आकर बिस्तर पर लेट गए, पर मन चहलकदमी पर कर रहा था। अनायास ही वे आज अपने बेटे की गृहस्थी से अपनी गृहस्थी की तुलना करने लग गए थे। भला ऐसी क्या खूबी है विशाल और प्रिया की गृहस्थी में कि यहाँ सब कुछ महका सा लग रहा है, और प्रिया और विशाल की आंखों में हर समय एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन झलक रहा है। उनकी गृहस्थी में ऐसी क्या कमी थी कि उन्होंने अपनी और सुलेखा के बीच ऐसी खुशबू कभी महसूस ही नहीं की। प्रिया इतनी एक्टिव रहती है और कितना मीठा बोलती है, कितनी कुशलता से ऑफिस और घर दोनों संभाला हुआ है उसने। सुलेखा में ये एक्टिवनेस कहाँ है? भला बात में आग जैसी भड़क उठती है। बबलू जी के अंतरात्मा के एक चापलूस कोने ने उनको समझाया तो दूसरा कोना भड़क उठा। कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो, क्या थी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुरुष दम ने उसे क्या बनाकर रख दिया है। प्रिया से तुलना कर रहे हो उसकी? प्रिया ने ऑफिस और 2 प्राणी का घर संभाला हुआ है, और तुम्हारी सुलेखा ने तो 15 सालों तक पूरे 15 लोगों का कुनबा संभाला हुआ था। एक एक के हाथ में समय पर हर चीज़ थमाई थी उसने। सबकी चहेती थी वह। एक तुम ही थे जिसे 1000 शिकायत बनी रही है उससे। पढ़ाई में फर्स्ट क्लास थी, पीएचडी करने की इच्छा कई बार जताई थी उसने तुमसे, पर तुमने क्या किया? माँ बाबूजी को पसंद नहीं आएगा कहकर उसका पत्ता काट दिया था। मैं तो अंतरात्मा हूँ तुम्हारी, मुझे तो पता है ना कि तुम जानते थे कि माँ बाबूजी कभी नहीं रोकेंगे। सुलेखा को तुम ही नहीं चाहते थे कि सुलेखा घर गृहस्थी से बाहर निकले। कितना रोती रहती थी वह अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा अधूरी रह जाने पर। और आज सोच रहे हो कि सुलेखा प्रिया की तरह हमेशा खुश क्यों नहीं रहती है। अरे अपनी इच्छाओं का दम घुटकर भी भला कोई खुश रहता है। अंतरात्मा की बातें फिर बबलू जी को पसंद नहीं आई तो करवट बदल कर सो जाना ही ठीक लगा उन्हें। सुबह उठे तो प्रिया और विशाल दोनों ही जाग चुके थे।
नैना किचन में काम कर रही थी और प्रिया मशीन में कपड़े धो रही थी और विशाल घर की झाड़ू पोछा कर रहा था। यह देखकर बबलू जी को गुस्सा तो बहुत आया, पर चुपचाप पेपर उठाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। नाश्ता लग गया तो तीनों साथ ही नाश्ता करने लग बैठे। प्रिया का ऑफिस दूर था, इसीलिए वह विशाल से थोड़ा पहले ही निकलती थी। एक नज़र घड़ी पर डालकर वह जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में ठूस रही थी। प्रिया, यह अच्छी बात नहीं है। काम जरूरी है, पर हेल्थ की कीमत पर नहीं। हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो पैसे किस काम के रहेंगे हमारे। ठीक से बैठो, नाश्ता करो, इतनी भी देर नहीं हो रही है। कहते हुए विशाल ने दूसरा पराठा प्रिया के प्लेट में रख दिया। गरम गरम पराठा प्रिया को खाने में टाइम लगता है, इसलिए विशाल ने प्रिया के पराठों को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। भाप निकल जाने से पराठा ठंडा हो गया और प्रिया ने जल्दी जल्दी दूसरा पराठा भी खा लिया। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा भी प्यार हो सकता है, यह देखकर आज बबलू जी कहीं खो से गए। वे छोटे थे तो अक्सर उनके स्कूल जाने के समय माँ ऐसे ही पराठा तोड़कर ठंडा करके खिलाया करती थी। एक पति अपनी पत्नी के लिए भी ऐसा करके उसके प्रति अपना प्यार जता सकता है, यह बात तो उनके दिमाग में कभी आई नहीं। सुलेखा के लिए पराठा ठंडा करना तो दूर, खाना खाते समय उसने कभी नमक मांग लिया हो या खाना गले में अटक जाने पर पानी देना पड़ा हो तो देते समय अपने हाव भाव से ऐसा जतला देते थे मानो पूछ रहे हों कि नौकर समझ रखा है क्या मुझे। बबलू जी को आज ऐसा लग रहा था मानो विशाल और प्रिया की गृहस्थी उनके लिए एक पाठशाला बन गई है और उनकी अंतरात्मा गुरु जी की छड़ी बनकर खड़ी हो गई है। कमरे में जाकर उन्होंने सुलेखा को फ़ोन लगा दिया। हेलो, क्या कर रही हो? सुलेखा उनकी आवाज़ सुनकर सुलेखा हैरान होकर बोली, अरे आज सुबह सुबह फ़ोन करके हाल चाल पूछ रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नाश्ता कर लिया तुमने? पूछते हुए बबलू जी को खुद ही यह बहुत अजीब सा लग रहा था। हाँ कर लिया, पर आज आप सब ठीक हो ना? वहाँ आपने किया नहीं नाश्ता? प्रिया और विशाल आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना? ना रख रहे हों तो होटल में शिफ्ट हो जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। शायद सुलेखा को ऐसा लगा कि वहाँ बबलू जी को समय पर नाश्ता खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन्हें उसकी याद आ रही है। अरे बाबा सब ठीक है यहाँ, प्रिया और विशाल दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा हाल चाल ले रहा था। दरअसल आपने आज से पहले कभी मेरे खाने पीने के बारे में मुझसे नहीं पूछा ना, इसीलिए ना जाने क्यों सुलेखा का गला भर आया और उसने काम का बहाना बनाकर फ़ोन रख दिया। बबलू जी सोचने लगे, कौन कहता है कि औरत सबसे अधिक अपने बच्चों से प्यार करती है। झूठ मूठ का अंदेशा भरा हुआ है कि शायद विशाल और प्रिया मेरा ख्याल नहीं रख सके तो बिना एक पल गंवाए उन्हें छोड़कर तुरंत होटल में शिफ्ट होने की सलाह दे दी। मुझे और एक मैं हूँ आज तक सुलेखा के आंसुओं और उसके उतरे चेहरे को देखकर भी अनदेखा करता रहा हूँ। उफ कितना कर रहा हूँ मैं। अपने घमंड के कारण मैं सुलेखा की नज़रों में कितना नीचे गिर चुका होगा। मैंने कभी यह नहीं क्यों नहीं सोचा हेड ऑफिस टाइम से पहुँचना ज़रूरी था। इसीलिए विचारों को झटक बबलू जी फटाफट तैयार होने लगे और विशाल साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए। उनका हेड ऑफिस विशाल के ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था। रास्ते में विशाल ने कहा, पापा आज रात का खाना खाने हम दोनों बाहर चलेंगे। और प्रिया पापा? ऐसा पूछने पर विशाल बोला, आज प्रिया की एक सहेली की सगाई है, प्रिया आज वहाँ जाएगी। नैना की हमने आज छुट्टी कर दी है क्योंकि आज मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं आपको यहाँ की फेमस ग्रीन चिल्ली हाउस में डिनर करा कर लाऊंगा। ठीक है विशाल, पर प्रिया के बिना अच्छा नहीं लगेगा। बबलू जी को प्रिया का जाना बुरा लगा कि 4 दिनों के लिए ही तो आया हूँ मैं,
उसमें भी बहू ने छोड़कर सहेलियों के यहाँ जा रही है। पर विशाल का बेफिक्र चेहरा देखकर वह संभल गए। जी पापा, अच्छा तो नहीं लगेगा, पर अगर उसे जाने से मना करता तो वह दुखी होती। बेटे की बात सुनकर बबलू जी सोचने लगे, कितनी सफाई से बात करते हैं आजकल के बच्चे, और अपने जीवन साथी के प्रति कितने केयरिंग हैं। बबलू जी को लग रहा था वह पुणे ऑफिस के काम से नहीं, जीवन का नया पाठ पढ़ने आए हैं। उन लोगों के घर आने के थोड़ी ही देर बाद प्रिया भी आ गई। आते ही उसने पापा जी को सॉरी बोला और कहा कि अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो वह उन्हें अकेला छोड़कर हरगिज़ ना जाती। सहेली की सगाई की बातें विशाल से खुश होकर बताती प्रिया, और खूब चाव लेकर उसकी बात सुनते विशाल को देखकर बबलू जी सोचने लगे, विशाल की ज़रा सी समझदारी से दोनों कितने खुश हैं, और बहू के चले जाने से मुझे ही क्या फ़र्क पड़ गया था। उल्टा विशाल के साथ अकेले कुछ घंटे बिताने को मिला। उस दौरान पुराने लोगों और रिश्तेदारों की ना जाने कितनी बातें करके मन और खुश हो गया। पर आज विशाल ने जो किया, कुछ साल पहले मैं भी तो यह कर सकता था। जब एक बार 4 दिनों के लिए मामा जी हमारे यहाँ रहने आए थे, सहेली की ननद की शादी में जाने की महीने भर की सुलेखा की सारी तैयारी को दरकिनार कर दिया था मैंने। कितनी जुगाड़ लगाई थी उसने, कितने रास्ते सुझाए थे उसने कि खाना बनाकर रख जाऊंगी आपका और मामा जी का, बस निकाल कर खा लीजिएगा, बर्तन वगैरह कुछ मत मांजिएगा, 10 बजे तक आ जाऊंगी और मैं आकर कर दूंगी। सब बहुत मन है मेरा रोहिणी की शादी में जाने का। आप देख रहे हैं कि 1 महीने से मैं शादी में जाने की कितनी तैयारी कर रही हूँ। एकदम उतावली हो गई थी सुलेखा, लेकिन मैंने मामा जी की दुहाई देकर उसे जाने नहीं दिया। कितनी हुक उठी होगी उस दिन सुलेखा के दिल में। रो रो कर किचन में मामा जी के लिए खाना बनाती रही और मैं लापरवाह सा बैठा देखता रहा। एक बार भी उसे शादी में भेजने के बारे में सोचा तक नहीं। और मामा जी का रात में 8 बजे फ़ोन आ गया कि आज एक पुराना दोस्त मिल गया है, खाना उसके घर से ही खा कर आऊँगा, तुम लोग खाने पर इंतज़ार मत करना। उसके बाद सुलेखा कितना रोई थी और बिना खाए पिए ही सो गई थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरे दिन सुबह से मामा जी की अच्छे से आवभगत करती सुलेखा को देखकर मैंने सोचा था कि वह सामान्य हो गई है, पर वह सामान्य नहीं हुई थी। मामा जी का सत्कार करके उसने अपना कर्तव्य पूरा किया था। मुझसे तो 10 दिन तक सीधे मुंह तक बात नहीं की थी उसने। उसके लिए भी उसे ही कोसता रहा मैं। बात बात में विशाल की तरह समझदारी मैं भी दिखा सकता था। सुलेखा शादी में चली गई होती तो मामा जी या मुझे क्या फ़र्क पड़ गया होता भला। पर कौन था जो मुझे रोकना चाहता था? मेरा अहम पुरुष होने का दम भर, मेरा पति होने का अहंकार। रात के 12 बज गए थे। बबलू जी की आंखों से नींद आज कोसों दूर चली गई थी। नए ज़माने के उनके बच्चे जीवन जीने की एक अलग ही कला सिखा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था अहंकार वाला जीवन जीते जीते हुए भी थका सा महसूस करने लगे हैं। अब वह भी अपनी जीवन संगिनी के साथ महका महका जीवन जीने के आतुर होते। बबलू जी फ़ोन की गैलरी सर्च करने लगते हैं। काफ़ी सर्च के बाद उन्हें सुलेखा के साथ अपनी एक खूबसूरत सी हंसती हुई फ़ोटो मिल ही गई। उसे उन्होंने फेसबुक पर सुलेखा, प्रिया और विशाल को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया और कैप्शन लिख दिया, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। मुस्कुराते हुए बबलू जी ने करवट बदली और सबके कमेंट्स और सुलेखा के शर्म से सुर्ख होते गालों की कल्पना करते हुए सोने की कोशिश करने लगे। सोते हुए भी उनके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। दोस्तों, आप लोगों के लिए कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।